हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई बुक की सीरीज को। बुक का नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। जैसे कि आपको बोर्ड पे मेंशन करा हुआ दिख ही रहा होगा इस साइड के ऊपर, फाइनेंस फॉर एवरीवन। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, सेमेस्टर 1, 2 और 3 में जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट आपके पास होगा। किसी ना किसी के पास नहीं है तो हो सकता है उसकी जगह आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो। उसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, वो भी। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सारी मच अवेटेड सीरीज हमारी फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो भाई फाइनेंस फॉर एवरीवन की वोटिंग में सबसे ज्यादा हायर वोट आए थे, तो इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो और बताई थी, मतलब एक वोटिंग में और सब्जेक्ट डाला था जिसका नाम है एप्लीकेशन करके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो उसकी सीरीज भी इसी के टाइम पे आने वाली है, तो टेंशन मतलब वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। बट आज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन का चैप्टर नंबर 1। ये जो सीरीज है ये बीकॉम ऑनर्स के और प्रोग्राम के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एसएल में हो, ड्यू में हो, रेगुलर या एनसी वेब आप किसी से भी कर रहे हो, तो भाई अगर आपके पास फाइनेंस फॉर एवरीवन है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट एंड बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल चैप्टर इस बुक के अंदर 10 है। 10 चैप्टर आने वाले, 10 लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ। सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर किसी भी बच्चे को फाइनेंस फॉर एवरीवन के इस बुक के नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो भाई नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, सारे क्वेश्चन वगैरह उसमें सब मिल जाएगा आपको। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, क्वेश्चन नहीं सॉरी, चैप्टर्स वगैरह सारे एक्सप्लेन है। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है हमारा, इस नंबर पे जाके आप मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो आप मुझे कि मुझे नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को खरीद भी सकते हो। तो जिस भी बच्चे को फाइनेंस फॉर एवरीवन के नोट्स बाय करने हैं, वीडियो में अगर आपको लगता है पॉइंट्स दे रहे हैं, हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो नोट्स में दिए हुए आप इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करो और नोट्स को बाय कर लो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड सीरीज है जिसका बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे। फाइनेंस फॉर एवरीवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के जितने भी बच्चे भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल थ्योरी। हम इसमें आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल थ्योरी के बारे में और फाइनेंशियल थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। 2.5 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है मीनिंग। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल थ्योरी क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है जो पैसा होता है उसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करा जाए, ऑप्टिमम यूज कैसे करा जाए पैसे का, इसको फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस एक वर्ड है जो पैसों को डिफाइन करता है, मतलब कि मॉनेटरी टर्म को डिफाइन करता है। और फाइनेंस थ्योरी हमें सिखाती है कि पैसे का ऑप्टिमम यूज, सही से सही तरीका जो है वो क्या है, कैसे आप फाइनेंस को अच्छे तरीके से, पैसों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग में मैंने यही लिखा है, उस पैसे को जो भी आप मेंटेन कर रहे हो, जो भी पैसा जहां भी खर्च कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, तभी आप पैसा यूज करोगे। तो डेफिनेशन भी इसी तरह से बनाई है मैंने। इट रिफर्स टू द नॉलेज स्किल, कह रहा है इट रिफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल। आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। हाँ, तो अगली चीज है कि स्किल होनी चाहिए आपके पास। आपके पास जब तक नॉलेज या स्किल नहीं है इस पर्टिकुलर फाइनेंस को देखने के लिए, तब तक आप उसको चेक ही नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि आपने गलत क्या करा है और सही क्या करा है। कह रहा है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। वेरियस मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वहां पर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है, बेस बनना एक जरूरी है। कह रहा है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट इनेबल इंडिविजुअल टू मेक साउंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। कह रहा है कि आपको इसके अलग से इसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत जो होते हैं, तो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आप अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। तो आपको बताया गया फाइनेंशियल डिसीजन वो डिसीजन है जो पैसों से रिलेटेड होता है।
यहाँ पे आपको नॉलेज एक चाहिए, एक आपको स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप वेरियस फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ सको, उसके प्रिंसिपल समझ के डिसीजन लेने में हेल्प कर सको फाइनेंशियल के, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंक्लूडिंग वाइड रेंज सेविंग, इन्वेस्टिंग, मैनेजिंग डेब्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है कि इसके अंदर अब क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर एक वाइड रेंज होती है, एक विस्तार रूप से आप चीजों को समझते हो, बड़े पैमाने पे समझते हो। सेविंग्स होता है, सेविंग्स मतलब बचत होती है। इन्वेस्टिंग होता है, सेविंग होता है जब पैसों की कॉस्ट रिडक्शन से जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग बोला जाता है। इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट होता है जब आप अपने पैसों को किसी अदर पर्सन के पास रखवाते हो, बैंक लॉकर में रखवाते हो या रिजर्व करते हो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जो इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट देने वाला हो, ठीक है। तो आपकी सेविंग वो पैसा जो आपकी जेब में ऑन द टाइम पड़ा है, वो पैसा जो आपने कहीं बैंक लॉकर वगैरह तिजोरी वगैरह में रिजर्व करा दिया आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए, तो वो सारे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट। आगे लिखा है मैनेजिंग डेब्ट्स। भाई डेब्ट्स का मतलब होता है कि जो पैसा डूब गया या जो पैसा डूबने ही वाला है या जो पैसा इंसॉल्वेंट ही चला गया, आपका पैसा कोई लेके फ्रॉड में भाग गया, तो ऐसे केस को बोलते हैं मैनेजिंग डेब्ट्स। और इस मैनेजिंग डेब्ट्स को मैनेज करने का काम कौन करेगा, फाइनेंशियल थ्योरी करेगी या फाइनेंशियल लिटरेसी करेगी। दोनों वर्ड का मतलब सेम होता है। फाइनेंशियल डेब्ट्स को मैनेज करने का काम फाइनेंस का होता है, फाइनेंशियल डिसीजन का होता है। आगे लिखा है एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। साथ ही साथ हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है हमारी, उनको भी कैसे फाइनेंस में देखा जाता है वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पहले इंपॉर्टेंस ये होती है, भाई वीडियो को आगे मैं बताऊं उससे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि वीडियो की क्वालिटी अगर आपको लगता है कम ज्यादा है तो वीडियो की यही क्वालिटी रहेगी, इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं हो सकती। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप 1080x में जाके वीडियो को देखें, मतलब 1080 HD में वीडियो को वॉच करें। अगर आपको लगता है आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बैकग्राउंड वॉइस नॉइस है, तो आप हेडफोन्स का यूज करें, ईयरफोन्स का यूज कर लें उस जगह पे। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भाई नॉर्मल स्पीड मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्पीड यही है, मैं मानता हूँ, मेरी जानता हूँ मैं स्पीड यही है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप 0.75x पे आप स्पीड पे देखें। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आप उसको ज्यादा करके देख लें, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, अब देखो फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो हम हेल्प लेने वगैरह में मदद करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब तक आपके पास पैसा है, आप बेटर डिसीजन नहीं लेते, तब तक आपका बिजनेस में वो सुधार नहीं आएगा, या बोल सकते हो ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले तो आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना है। आपको एक अच्छा डिसीजन लेना आना चाहिए। आपका एक अच्छा डिसीजन पूरे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट आता है डेब्ट्स मैनेजमेंट। जो भी डेब्ट्स होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कुछ अमाउंट लेके, सपोज करो 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लेके कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे डेब्ट्स को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे तब आप उसको किस तरह से उसमें डिफाइन करोगे, आप किस जगह पे उसको दिखाओगे, किस पर्टिकुलर हेड के नीचे उसको रखोगे, तो वो सारी चीजें मैनेज करना डेब्ट्स मैनेजमेंट कहलाएगा। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इसमें बरकरार बनी होती है, ठीक है। आपकी जो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इसमें बनी रहती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि फाइनेंशियल डेब्ट्स में आप इकोनॉमिक तौर पे आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया हो, पैसा आपके बिजनेस में लगाया हो और बिजनेस उससे डेवलप हो, तो यहाँ पर आपको जब पैसा पे करना पड़ेगा तो वो स्टेबल आपका होना चाहिए। आपके कुछ लॉसेज होते रहते हैं, हर बिजनेस कोई भी चल रहा होता है तो ऑपरेटिंग साइकिल में कुछ लॉस होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। तो वो जो लॉस हो रहे हैं, वो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो वो स्टेबल होने चाहिए। जो आपकी असेट्स है, आपकी असेट्स स्टेबल होनी चाहिए, आपके लॉसेज स्टेबल होने चाहिए, तो इकोनॉमी स्टेबल रहता है उससे। आगे लिखा है रिटायरमेंट प्लानिंग। देखो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो
तो यहाँ पर हर एक चीज की जैसे एक्सपायरी होती है, रिटायरमेंट होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा है। रिटायरमेंट प्लानिंग इसका इंपॉर्टेंस है। जब आप फाइनेंशियल डिसीजन बना रहे हो तो यहाँ पर आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और किसी भी चीज को आप ये देखो कि अगर मान लो किसी से आपको 10 लाख रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपीज लेने हैं, आपने उसको डेट दी है कि अक्टूबर के 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को मेरे पूरे 10 लाख रुपए भाई मुझे मिल जाने चाहिए, आपने डेट दी है किसी को। तो आप क्या करोगे, वहां पे उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लोगे कि जो आखिरी डेट है, जो 30 तारीख है, उस तक अपनी बुक में मेंटेन कर लोगे, एक फॉर्मेट बना लोगे या एक स्ट्रक्चर बना लोगे कि हमें इस 30 अक्टूबर को इस फलाना फलाना बंदे से 10 लाख रुपए वसूलने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं, रिमाइंड कराना है, चाहे ईमेल करो, चाहे मैसेज करो, कैसे भी करो। तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, कोई भी बिजनेस में जिस जिसकी डेट्स आती जाएगी उसको फाइनेंशियली आप अपने बुक्स में भी शो करोगे और अपना दिमाग में ध्यान से रखोगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैंने लिटरेसी पहले ही बताया था कि लिटरेसी जो है ना वो फाइनेंशियल थ्योरी ही है। थ्योरी को ही सेकंड रूप में, सेकंड वर्ड में लिटरेसी पढ़ा जाता है, ये लिटरेसी उसको बोला गया है। तो बेसिकली स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, स्कोप इसका पहला होता है बजटिंग। देखो आपके बजट में होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन लेना कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत बड़े डिसीजन भी होते हैं। पैसा कहाँ आएगा, कैसे जाएगा, इन्वेस्ट कहाँ करना है। हम अगर कहीं बजट लगा रहे हैं, किसी चीज के लिए बजट प्लान कर रहे हैं, हमें एक प्रोडक्शन हाउस खोलना है जिसकी वजह से हमें मशीनरी वगैरह चाहिए, हमें कास्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें बजटिंग करनी पड़ेगी, हमें सारी चीजों का बजट वगैरह तैयार करना पड़ेगा। तो ये बजटिंग में हेल्प करता है कौन, ये हेल्प करता है हमारा स्कोप, बजटिंग जो है। ठीक है, अगला आता है उसके नीचे सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। देखो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एक कैसे स्कोप है। अगर आप पैसे जब तक बचाओगे नहीं, जब तक पैसे आप अपने जगह इन्वेस्ट नहीं करते कहीं, तब तक आप उसकी सेविंग नहीं कर सकते। जब तक सेविंग ही नहीं करोगे तो आप आगे फाइनेंशियल डिसीजन में ही फेल हो जाओगे। कैसे फेल हो जाएंगे, आपने सेविंग ही नहीं करी, आपको सेविंग करनी चाहिए थी। जब सेविंग ही नहीं हुई है तो आगे आप उस पैसे को कैसे यूज कर सकते हो जो आपने बचाया ही नहीं। सिंपल सा। इन्वेस्टिंग, ऐसा पैसा जो किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास गिरवी रखा हो, ऐसा पैसा जो हमने उधार किसी पे रखवा रखा हो सकता है या रिजर्व में जमा करा रखा बैंक में, तो वो पैसा हमारे लिए कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्कोप बन जाता है, एक उद्देश्य बन जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है कि हमारे पास भाई पैसा तो पड़ा है, चाहे पैसा थोड़ा बड़ा हो बट पैसा पड़ा है। तो ये स्कोप में सेविंग एंड इन्वेस्टिंग डाले। आगे है क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट। काफी सारे खर्चे जो होते हैं जब आप फाइनेंस डिसीजन लेते हो तो कुछ खर्चे डेबिट होते हैं, कुछ खर्चे क्रेडिट होते हैं। एग्जांपल में अगर आप मुझे पैसा अभी दोगे तो मेरे लिए वो क्रेडिट है, आपके लिए डेबिट है। मैं वो पैसा आपको लौटाऊंगा, मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पे हो जाएगा। और आपके लिए रिसीव्ड हो रहा है तो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट का जो खेल है पूरा, वो जब आपको समझ आएगा जब आपके पास एक अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी, आपके पास एक स्किल होगी, आप अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियरली समझते हो, उस जगह पे डेबिट एंड क्रेडिट मैनेजमेंट आपकी एक स्कोप बन जाती है। अगला है इंश्योरेंस और उसके बाद है टैक्सेस। इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज किसी को बेच रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, तो आप उसके लिए एक इंश्योरेंस क्लेम करवा लेते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है आने वाले टाइम पे आपकी कोई मशीन 20 से 30 लाख की है, कोई मशीन 1-1 करोड़ की है, कोई 10-10 करोड़ की है, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवाओगे क्या? आप करवाओगे। आप उसका इंश्योरेंस इसीलिए करवाओगे कि आने वाले टाइम पे हो सकता है अगर उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाए तो आपको पैसा अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल देख के चलना है खुद को कि हम बार बार 1 करोड़ की मशीनरी नहीं खरीद सकते, करोड़ों रुपए लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस होता है और उसके बाद आता है टैक्सेस। आपको अपने सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है तो आप टैक्सेस पे करोगे। आप एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया से आउटशोर कर रहे हो, इंडिया से ऑफशोर कर रहे हो, आप भेज रहे हो इंडिया से, आप अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, या फिर आप रशिया हो गया, नेपाल हो गया, ऐसी जगह पे अपने माल को अगर भेज रहे हो तो उस जगह आप माल को देते टाइम टैक्सेस पे करोगे, लेते टाइम अलग टैक्सेस पे करोगे, जो कि वहां के ड्यूटी एंड कस्टम टैक्सेस होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, स्कोप है। बट स्कोप क्या है कि टैक्सेस नहीं लगते,
फाइनेंशियल थ्योरी टैक्सेस कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। कह रहा है उसके बाद प्री रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। कह रहा है कि प्री रिक्वेस्ट क्या होता है, वो रिक्वेस्ट जो पहले ही आवेदन में आई हुई है, तो इसके लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होती है। भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों का खेल नहीं है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए आपको प्री रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको चीजों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले प्री रिक्वेस्ट में मैंने लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो प्री रिक्वेस्ट का पहला पॉइंट है नीचे इसी का कि लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। लेवल ऑफ एजुकेशन मींस आपके पास एक हायर नॉलेज होना चाहिए, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, हायर लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपकी स्किल्स और जो टेक्नोलॉजी वगैरह है आपको समझने की परख हो। काफी बार क्या होता है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल डिसीजन से लेके, तब उस केस में आप किसी को भी फाइनेंशियल डिसीजन का ज्ञान नहीं बांट सकते। ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। न्यूमेरिकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको। अगर कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है या फिर आपको क्या करना है, बुक्स प्रिपेयर करनी है, तो वहां पे न्यूमेरिकल टर्म्स ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल टर्म्स का एग्जांपल आपको दूं तो जैसे कि 10 लाख का माल गया, 20 लाख का माल आ रहा है, 10 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन में चले गए, 2000 रुपए बिजली के रेंट में चला गया, 3000 रुपए का ये लाइटिंग वगैरह का खर्चा हो गया। तो न्यूमेरिकल स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कैसे ट्रीट करना है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, जब आप फाइनेंशियल चीज कर रहे हो तो आप उसके नरेशन वगैरह जो डाल रहे हो वो ऐसे हो कि दूसरों को देखते ही समझ आ जाए, पढ़ने में इंसान को देखते ही समझ आ जाए कि हाँ ये जो चीज है ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, जिस भी बंदे को है करना है उसके पास एक लेवल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक हायर लेवल होनी चाहिए, नॉट एन नॉर्मल। स्किल्स इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कौन कौन सी स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। पहले आता है क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल स्किल बोल सकते हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप ना दूसरों से हटके डिफरेंट कुछ सोचो। क्रिटिकल क्या होता है, डिफरेंट। नॉर्मल भाषा में होता है कि अब नॉर्मल, दूसरे नॉर्मल सोच रहे हैं तो आप कुछ एबनॉर्मल सोचो। लोग सोच रहे हैं 10 लाख रुपए अगर जुटाने की बैंक से लोन ले लो, तो आप बैंक से लोन नहीं कुछ नया फंडा सोचो। हो सकता है आप शेयर्स राइज करो, आप डिबेंचर्स रेज करो। तो ये सारी स्किल्स होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो बिजनेस में काम आती है, आपकी थिंकिंग डेवलप करती है, आपको ये दिखाती है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में क्रिटिकल थिंकिंग से आगे जा सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो कोई भी, तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है फाइनेंशियल डिसीजन को लेके। पैसा इधर उधर हो जाता है, हेरा फेरी हो जाता है, पैसा गायब हो गया, चोरी हो रहा है, कहीं जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो प्रॉब्लम्स को टैकल करना आना चाहिए, स्किल है भाई, स्किल इंपॉर्टेंस। ये स्किल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए। डिसीजन लेना आना चाहिए आपको, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, अगर कोई रिस्क आ जाती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो रिस्क ऑटोमेटिकली ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं एडवाइस फॉर एजुकेशनल स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या क्या एडवाइस है। हम छोटे जो बच्चे हैं जो एजुकेशनल पर्पस पे इसको सीख रहे हैं, अभी जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ किताबों का बुकिश लैंग्वेज सीखी है, बुकों से ज्ञान लिया है, तो उनके लिए कोई एडवाइस, कोई सलाह है। तो भाई यहाँ पे पहला तो लिखा है इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल एजुकेशन। आपने अभी तक जो सीखा है वो इनकॉर्पोरेट है, मींस आपने अभी तक बुक की लैंग्वेज वगैरह से पढ़ा होता है, तो उसके लिए आपको एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, आपको स्किल चाहिए होती है। ठीक है, आप बुक से पढ़ के सीख रहे हो, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे किसी कंपनी वगैरह में। रियल वर्ल्ड, आप जो चीजें सीख रहे हो उसका रियल वर्ल्ड से कोई तालमेल नहीं होता। रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, एक बुक्स को संभालता है। और अगर आप बुक में सिर्फ पढ़ रहे हो एज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अभी आप ये सीख रहे हो, तो आपको यहाँ पे इसकी नॉलेज ज्यादा नहीं होगी। फिर आता है गेस्ट स्पीकर्स। गेस्ट स्पीकर्स क्या होते हैं भाई? गेस्ट स्पीकर्स वो बंदे होते हैं जो ऐसे लोग हैं जो अभी उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस चीज की नॉलेज अक्रूव कर रहे हैं, नॉलेज जो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो गेस्ट स्पीकर्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल थ्योरी को लेकर, बट इनको अक्रूव पूरी नॉलेज नहीं है अभी। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं द 5C अप्रोच की। भाई द 5C अप्रोच एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
द 5C अप्रोच इज द मच इंपॉर्टेंट अप्रोच इन दिस चैप्टर। 5C अप्रोच में आपको 5C डिफाइन करने होते हैं। क्या मैंने बोला? आपको 5C डिफाइन करने होते हैं। 5C 5C बताने वाला हूं आपको। 5 C क्या होते हैं? पहला सी होता है करिकुलम, दूसरा सी कंटेंट। आपको करिकुलम मिलेगा, आप उसमें ये देखोगे कि किस डेट को कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी तारीख को कौन सी एक्टिविटी होती है, ये करिकुलम है उसका। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो वो जब करोगे जब इवेंट हैपन हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जब इवेंट्स हैपनिंग होगी उसके बाद आप करिकुलम नोट करते हो। ठीक है, कोई भी चीज आपने रामू से 10 लाख रुपए लेने हैं, जब आप पैसे आ रहे हैं ना तब नहीं लोगे, जब पैसे आ जाएंगे तब आप उसको लिखोगे। ठीक है, जब आपको किसी को पे करने पैसे तो आपने पे नहीं करे, आप उसको तब नहीं नोट करोगे, आपने पे कर दिए तब नोट करोगे। तो करिकुलम। अगला आता है कंटेंट। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये कंटेंट है, मैंने पूरा बनाया चैप्टर, मैंने सीरीज बनाई, मैंने आपको लिख के पढ़ाया। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके इंपॉर्टेंस, ये 4 पॉइंट, ये कंटेंट है इसके अंदर का। ये क्या है? कंटेंट है। फिर ये स्कोप है, ये कंटेंट है। ऐसे ही अकाउंटिंग में कंटेंट होते हैं, फाइनेंशियल थ्योरी में कंटेंट होते हैं, उसके स्कोप आपको समझने हैं, आपको उसकी इंपॉर्टेंस से जाननी है, आपको उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स समझने हैं। तो कंटेंट। उसके बाद आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब उसका डिजाइन, फॉर्मेट कैसा रहेगा, हाईलाइट्स कैसे रहेंगे, कौन सी चीजें हाईलाइट करने वाली है, कौन सी चीज बोल्ड है, कौन सी नहीं है। तो ये सारी चीजें कंटेक्स्ट में आएगी। ठीक है जी। अगला है उसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होएगा जब आपके जो पीर ग्रुप्स हैं, जब आपके जो है ग्रुप्स वगैरह हैं, जहाँ पे आप फाइनेंशियल थ्योरी वगैरह पढ़ा रहे हो, जहाँ पे आप पूरा का पूरा मेंटेन कर रहे हो, अकाउंट्स बुक मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पे कुछ ग्रुप्स बनते हैं। कम्युनिटी में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि लॉसेस, प्रॉफिट्स के। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो हर एक के ग्रुप्स जो कम्युनिटी बनेगी उसको मेंटेन करना। आगे आए कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है? एक सी है। सी मतलब एक अप्रोच है, 5C में से एक सी मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल थ्योरी एक कंटिन्यूअस लर्निंग है, जहां पे आप चीजों को लर्न करते हो, चीजों को सीखते हो, अपनी स्किल्स को क्या करते हो, स्किल्स को डेवलप करते हो। क्या करते हो जी? डेवलप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस बनी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉलेज, स्किल्स और फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह अंडरस्टैंडिंग करना। जब आपके पास चीजों को सीखने की क्षमता है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई सॉल्यूशन आपके पास जरूर होगा किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो कंटिन्यूअस लर्निंग है, इसके बाद चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशिंग फॉर एवरीवन का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 जल्दी आने वाला है और सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप एक एक करके 10 के 10 लेक्चर वॉच कर सकते हो। 10-15 दिन में डाल दूंगा और आपको एक गारंटी देता हूँ, 15 नवंबर से पहले पहले पूरी सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, 15 और 20 नवंबर के पास तक। ठीक है, ये वाली पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस करा दूंगा। भाई वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, गले की आवाज तक बैठ जाती है, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, और एक दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर रिकॉर्ड करना, चिल्लाना, और प्लस इतना सारा शोर है। फिर आप कमेंट करते हो वीडियो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, आपके बाल कैसे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज आप कंटेंट पे फोकस करिए, उसकी जगह ज्यादा अच्छा होगा। और देखो इसमें ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा वगैरह सफिशिएंट है, मैं ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके मेरे से जितना ज्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे, ऑलरेडी 2 सीरीज चल रही है, अगर आपको नहीं पता इस टाइम भी, एक ये चल रही है, एक बॉम्ब की सीरीज चल रही है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चल रही है, और एक और इसके बदले आने वाला हूँ जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग करके। ठीक है, एक एप्लीकेशन करके सीरीज है। तो चारों सीरीज को एक साथ बनाना, हर एक वीडियो मतलब एक दिन में 3 लेक्चर रिकॉर्ड करना इज नॉट अ इजी जॉब। ठीक है, और आवाज बैठ जाती है वो अलग। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके बस शेयर कर दो, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो, ताकि उनकी हेल्प हो सके, बच्चों के पास तक पहुंच सके जो इसकी एक परफेक्ट ऑडियंस है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, आप इजीली कॉन्टैक्ट नंबर पे नोट्स बाय कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जल्दी आपके लिए लेके आने वाले, सीरीज कंप्लीट कराऊंगा। भाई मैंने जिम्मा ले रखा है तो आपके कंप्लीट मैं ही कराऊंगा, टेंशन मतलब कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ऐसे जल्दी नहीं आएगी भाई, टाइम लगता है, कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे कि अभी कहीं जाना पड़ जाएगा मेरे को, कहीं मेरे को कॉलेज जाना है, असाइनमेंट जाना है, कुछ मेरे पर्सनल वर्क है, टाइम नहीं निकल पाता, तो ये भी होता है, थोड़ा थोड़ा समझा करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी बाकी कमेंट में बता देना, बाकी और सारी चीजें बढ़िया हैं, आप पढ़िए, अपना फ्रेश माइंड लीजिए।
अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आप इसको उतार लो, उतार लेना, ठीक है।